हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज पुनः लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टेस्ट जिसका संबंध है पत्र लेखन से। हालांकि यह हिंदी का टॉपिक है, लेकिन उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से अनेक प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको लेकर आए हैं। तो आज करते हैं अपना आज का टेस्ट, पत्र लेखन टेस्ट या कार्यालयी पत्र। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अधिसूचना के संबंध में गलत कथन छांटिए। पत्र का एक प्रकार है अधिसूचना, और इसके संबंध में इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर हम प्रथम ऑप्शन को देखें तो यह राजपत्र में छपती है। बिल्कुल, यह राजपत्र में छपती है और इस राजपत्र को गजट भी कहा जाता है। यह राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के नाम से जारी होती है, तभी इसे गजट या राजपत्र कहते हैं, जब यह राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के नाम से जारी होती है। इसमें संबोधन का अभाव रहता है। बिल्कुल, इसमें संबोधन का अभाव रहता है। कौन इसका सही आंसर है? वो ऑप्शन डी, यह मुख्य सूचना अधिकारी के कार्यालय से सार्वजनिक होती है। नहीं, यह सार्वजनिक नहीं होती है। इस कार्यालय से केवल प्रेस नोट और प्रेस विज्ञप्ति जारी होती हैं, जबकि शासन द्वारा अधिसूचना अपने स्तर से जारी होती है। इसमें किसी भी सरकारी आदेश का वर्णन होता है, किसी भी सरकारी नियम को, जो नया नियम होता है उसे यहाँ से जारी किया जाता है। किसी भी प्रकार का संपूर्ण सरकार के स्तर पर लिया गया निर्णय इसमें छपता है। वहीं राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित बातों का भी जिक्र इसमें रहता है, जैसे उनकी नियुक्तियां, स्थानांतरण आदि। अगला हमारा प्रश्न है, किसी निर्माण कार्य या वस्तु खरीदने एवं नीलाम करने के लिए आमंत्रित आवेदन कहलाते हैं। कार्यालय द्वारा किसी निर्माण को करवाने के लिए, किसी वस्तु को खरीदने के लिए, किसी वस्तु को नीलाम करने के लिए फर्मों से जो आमंत्रित किए जाते हैं आवेदन, वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निविदा। इसके लिए निविदा की जाती है और तब जाकर यह प्रक्रिया समाप्त होती है या पूर्ण होती है। हमारा प्रश्न है तीसरा, प्रेषिति का अर्थ क्या है? पत्र प्रेषण में प्रेषिति किसे कहा जाता है? तो पत्र प्रेषण में प्रेषिति कहा जाता है पत्र प्राप्त करने वाले को, जबकि यहाँ पत्र देने वाले को या पत्र भेजने वाले को प्रेषक कहा जाता है। ये अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कार्यालयी पत्रों की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी एक कार्यालयी पत्रों की विशेषता नहीं है? तो इसमें से जो कार्यालयी पत्रों की विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन ए, ये पत्र अनौपचारिक शैली में लिखे जाते हैं। नहीं, कार्यालयी पत्रों की विशेषता होती है यहाँ पर केवल औपचारिकता पूर्ण भाषा लिखी जाती है, औपचारिक शैली में ये लिखे जाते हैं, जबकि इन्हें शासकीय पत्र भी कहते हैं। बिल्कुल सही है, इन्हें शासकीय पत्र, प्रशासनिक पत्र, सरकारी पत्र एवं कार्यालयी पत्र कहते हैं। इनमें संबोधन होता है, अर्थात महोदय जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल होता है। इनमें अभिवादन नहीं होता, प्रिय जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, तो अभिवादन इसमें, या नमस्ते या इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, या स्वागत, तो अभिवादन नहीं होता है। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा पत्र केवल अधिकारियों के मध्य भेजा जाता है? तो इनमें से कौन सा वो पत्र है जिसका पत्राचार केवल अधिकारियों के मध्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो अर्ध सरकारी पत्र हमारा है वह केवल अधिकारियों के मध्य ही चलता है या भेजा जाता है। इसको किसी कार्यालय से कार्यालय के बीच या किसी कार्यालय से कर्मचारी या अधिकारी के बीच नहीं भेजा जा सकता है। अगर हम बात करें अर्ध सरकारी पत्र की, तो इसको एक अधिकारी दूसरे अधिकारी की किसी विषय पर राय जानने के लिए या किसी कार्य के तीव्र निपटारे के लिए इस पत्र का प्रयोग करता है, जिसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। इसकी जो भाषा रहती है वो भाषा काफ़ी मधुर रहती है या मित्रतापूर्ण रहती है, आत्मीयता उसमें भरी रहती है, और औपचारिकतापूर्ण ये भाषा नहीं होकर अनौपचारिक होती है। इसमें महोदय शब्द का प्रयोग भी नहीं होता है और भवदीय शब्द का प्रयोग भी नहीं होता है, याद रखें। इसमें महोदय जैसे और भवदीय जैसे शब्द का प्रयोग नहीं होता है। भवदीय एक अधोलेख है जो अंत में लिखा जाता है अपना नाम लिखने से पहले, ठीक, भेजने वाले के द्वारा, तो इसे भी इसमें नहीं लिखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, किसी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश आदि देना या लिखना क्या कहलाता है? तो कोई किसी लेटर पर, जब आप किसी पत्र पर अपना राय, मंतव्य अथवा जो भी आदेश, निर्देश अधिकारी लिखते हैं, उसे हम कहते हैं ऑप्शन ए, टिप्पण। इसे कहते हैं पत्र पर टिप्पणी करना या टिप्पण देना। ठीक, ऐसा कार्य के तीव्र एवं नियमानुसार निपटारे के लिए किया जाता है, उस पर एक नोटिंग लिखी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, कार्यालय ज्ञापन में प्रेषित मंत्रालय का पता पत्र में किस ओर लिखा जाता है? अर्थात जिसको पत्र भेजा जा रहा है, जो पत्र प्राप्त करने वाला है, उसका पता कहाँ पर लिखा रहता है? तो इसका सही आंसर है
बाईं ओर नीचे की तरफ हम देखते हैं कि पत्र प्राप्त करने वाले का पता लिखा होता है और उस मंत्रालय का पता लिखा होता है, जबकि हम देखते हैं जो भेजने वाले का पता होता है वो दाईं ओर नीचे लिखा रहता है मंत्रालय का। कार्यालय ज्ञापन मंत्रालयों के बीच में ही चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी मंत्रालय, विभाग एवं कार्यालय के द्वारा अपने कर्मचारियों को समय समय पर नियुक्ति, अवकाश, स्वीकृति, आदेश की सूचनाएं किस पत्र के माध्यम से दी जाती हैं? यदि किसी कार्यालय को या मंत्रालय को, विभाग को अपने अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों के संबंध में कोई भी सूचना देनी है तो उसके लिए वह कार्यालय आदेश का प्रयोग करता है और कार्यालय आदेश के द्वारा यह सूचना अपने विभाग के अंदर प्रसारित करता है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, किसी पत्र के उत्तर का कच्चा मसौदा क्या कहलाता है? ऐसा होना चाहिए था। तो किसी भी पत्र के, जब हम किसी पत्र का जवाब देते हैं और उसके लिए कच्चा मसौदा तैयार करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रारूपण भी कहा जाता है, उसे आलेखन भी कहा जाता है, उसे ड्राफ्ट भी कहा जाता है, अर्थात उसे सभी कहा जाता है। जो ड्राफ्ट होता है, जो अभी तक पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है लेकिन हो रहा है और उसका कच्चा रूप तैयार हो चुका है, उसे ही ये कहा जाता है प्रारूपण, आलेखन, ड्राफ्ट या कच्चा मसौदा। अगला प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में गलत कथन छाटिए। कौन सा कथन अर्ध सरकारी पत्र के बारे में गलत है? इस पत्र की भाषा व्यक्तिगत होती है। बिल्कुल सही, व्यक्तिगत होती है। वो दोनों आपस में व्यक्तिगत रूप से भी कम से कम एक दूसरे का नाम तो जानते ही हैं। इसमें प्रेषक का नाम व पदनाम दाईं ओर नीचे लिखा जाता है। इसमें जो भेजने वाला है उसका पदनाम दाईं ओर नीचे लिखा जाता है। नहीं, इसमें प्रेषक का नाम और पदनाम बाईं ओर ऊपर लिखा जाता है। ये विशेष है, सबसे पहले उसी का नाम बाईं ओर ऊपर लिखा जाता है और उसका पदनाम लिखा जाता है। दाईं ओर नीचे केवल वो हस्ताक्षर करता है अपने नाम के साथ। देखें आगे, देखें, इसमें औपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं रहता है। बिल्कुल इसमें औपचारिक पत्रों का प्रयोग नहीं रहता है। इसमें अनौपचारिक भाषा शैली का प्रयोग होता है। इनमें एक वचन एवं उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग होता है। बिल्कुल इसमें एक वचन और उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग भी रहता है। ठीक, तो ये सब सही है। गलत है तो इसमें प्रेषक का नाम व नाम दाईं ओर नीचे रहता है। अगला हमारा प्रश्न है, यदि किसी शासकीय पत्र को एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो वह पत्र क्या कहलाएगा? यदि हम किसी पत्र को प्राप्त अनेक लोगों को भेजें तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है गस्ती पत्र। गस्ती पत्र का अर्थ उस पत्र से है जिसे हम परिपत्र भी कहते हैं। परिपत्र को ही गस्ती पत्र कहते हैं और यह एक नहीं अनेक परिस्थितियों को भेजा जाता है। इसे घुमक्कड़ी पत्र भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसी लिखित पत्र, धनादेश आदि के पीछे उसकी सहमति देते हुए उस पर कुछ लिखना, मुहर एवं हस्ताक्षर करना क्या कहलाता है? जब कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी किसी लिखित पत्र पर उसके पीछे कुछ लिखता है, हस्ताक्षर मारता है या मुहर लगाता है तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है पृष्ठांकन या पीछे लिखना, पृष्ठांकन। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है, पत्र के साथ यदि अन्य संबंधित दस्तावेज भी जोड़ दिए जाएं तो वे क्या कहलाएंगे? अर्थात पत्र में आपने जिन दस्तावेजों का जिक्र किया है, अगर उन्हें भी आप उनकी प्रतिलिपि उसके पीछे से लगाएं और पत्र के साथ जोड़ दें तो वो क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे संलग्नक। ऐसे कागज जो पीछे से जोड़ दिए जाएं वो संलग्नक कहलाते हैं। ठीक, जबकि उनकी प्रतिलिपि पीछे से जुड़ेगी, उनकी जो कॉपी होती है वो पीछे से जुड़ेगी, लेकिन उसे संलग्नक कहते हैं, संलग्न होते हैं वो पीछे से। अगला हमारा प्रश्न है, किस पत्र को स्मरण या ध्यान आकर्षण पत्र भी कहते हैं? स्मरण का अर्थ है याद दिलाना, ध्यान आकर्षण का अर्थ है ध्यान आकर्षित करना। तो अगर हम बात करें एक पत्र की अनुस्मारक को स्मरण या ध्यान आकर्षण पत्र कहते हैं। जब कोई कार्यालय या कोई अधिकारी किसी अन्य कार्यालय, अधिकारी, कर्मचारी को यह पत्र भेजता है तो वह अपने पुराने पत्र का हवाला देता है, इसीलिए इसे अनुस्मारक या ध्यान आकर्षण या स्मरण पत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुख्य सूचना अधिकारी के कार्यालय से ही सार्वजनिक किया जाता है? अगर हम बात करें तो इन चारों में से
प्रेस नोट ऑप्शन बी वह है जिसे मुख्य सूचना अधिकारी के कार्यालय से ही सार्वजनिक किया जाता है। अगर हम प्रेस नोट की बात करें तो जब कोई कार्यालय अपनी किसी सूचना को छपवाने के लिए, किसी विज्ञप्ति को, किसी सूचना को छपवाने के लिए, अखबार में छपवाने के लिए देता है, तो वह एक बार मुख्य सूचना अधिकारी के पास जाती है और वही उसे सार्वजनिक कर सकता है। देखो, जो प्रेस नोट होता है और जो प्रेस विज्ञप्ति होता है वो होती तो समान है, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। प्रेस नोट जैसा कार्यालय देता है वैसा उसमें संपादक बदलाव कर सकता है, अब जबकि प्रेस विज्ञप्ति में संपादक कोई बदलाव नहीं कर सकता। अगला हम प्रश्न देखें, सरकारी नियम, आदेश, अधिकार तथा राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित आदेश किस पत्र में छपते हैं? तो अभी हम बात कर चुके हैं ऐसे जो आदेश होते हैं, जो सरकारी नियम होते हैं, सरकारी ऑर्डर होते हैं, आदेश, अधिकार जो दिए जाते हैं, या राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित जो आदेश होते हैं किसी भी प्रकार के, वो सभी छपते हैं हमारे कार्यालय अधिसूचना में। ऑप्शन बी अधिसूचना में वो हमारे छपते हैं। ठीक, आगे हम बात करें, जबकि हम बात करें कार्यालय आदेश की, तो कार्यालय आदेश में एक कार्यालय से संबंधित, विभाग से संबंधित वो आदेश छपते हैं जो उनके अपने कर्मचारियों के लिए होते हैं, आंतरिक काम करने वाले। कार्यालय ज्ञापन की बात करें तो कार्यालय ज्ञापन भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए छपते हैं, ये अपने अधीनस्थ को नहीं भेजे जाते हैं। और ज्ञापन एक कार्यालय के अंदर, एक मंत्रालय, एक विभाग अपने अंतर्गत अपने अधिकारियों या कर्मचारियों को किसी खास नियुक्ति आवेदनों या प्रार्थना पत्रों पर जो अपना जवाब होता है वो सौंपता है, वो ज्ञापन है। अगला प्रश्न है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेटर में जो टिप्पण किया जाता है, पत्र में जो टिप्पणी की जाती है अधिकारी द्वारा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इन सभी ऑप्शन में देखें तो उसका मुख्य उद्देश्य हमारा होता है ऑप्शन डी, मामलों की नियमानुसार निपटाना। मामलों को नियमानुसार निपटाने के लिए ही टिप्पण लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि एक पत्र को सूचनार्थ अन्य कार्यालयों को भी भेजा जाए, एक तो है कि एक पत्र को सबको भेजना, एक है कि सूचनार्थ भेजना केवल सूचना के लिए, उसकी कॉपी को, प्रतिलिपि को भेजना, तो उस भेजे गए पत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रतिलिपि। जो केवल सूचनार्थ भेजा गया है उसका, तो उसे प्रतिलिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों के माध्यम से पाठकों को किसी चीज़ की जानकारी और सूचना देना क्या कहलाता है? तो समाचार पत्रों के माध्यम से अगर आप पाठकों को कोई सूचना दे रहे हैं, कोई जानकारी दे रहे हैं, तो इन चार ऑप्शंस में से सही आंसर होगा विज्ञापन, उसे हम विज्ञापन कहेंगे। जबकि यहाँ पर टिप्पण के बारे में हम बात कर चुके हैं कि किसी कार्य को नियमबद्ध निपटाने के लिए अधिकारी द्वारा की गई नोटिंग। अगला अनुस्मारक की हम बात कर चुके हैं कि किसी पत्र की याद दिलाने के लिए या किसी चीज़ की याद दिलाने के लिए स्मरण और ध्यान आकर्षण पत्र ये होता है, पूर्व पत्र की याद दिलाने के लिए। और आवेदन की हम बात करें तो नौकरी प्राप्त करने के लिए या अन्य किसी चीज़ के लिए दिया जाने वाला पत्र जो आग्रह पत्र होता है वो आवेदन है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि सरकारी या शासकीय पत्रों का पत्राचार किसके मध्य होता है? जो शासकीय पत्र या कार्यालयीय पत्र होते हैं उनका पत्राचार किसके मध्य होता है? कार्यालयों के मध्य होता है, बिल्कुल सही है, होता है। अगर हम बात करें आम आदमियों कार्यालय के मध्य होता है, यह भी होता है। आम आदमी किसी सरकारी कार्य को करने के लिए कार्यालयों को पत्र लिख सकता है, यह भी है। कार्यालय एवं शासकीय कर्मचारियों के मध्य होता है, बिल्कुल हो सकता है। कार्यालय शासकीय कर्मचारी को लिख सकता है, शासकीय कर्मचारी कार्यालय को लिख सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ये कुछ प्रमुख प्रश्न हैं पत्राचार से संबंधित या पत्र लेखन से संबंधित। जुड़े रहिए, धन्यवाद।